Hello everyone, hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Tara and I am here in front of you all on the platform of the Guru Sisya webinar to share my knowledge. I hope you will all enjoy this session with me. Now let's start the session. So today's topic is matter in our surrounding. Okay, इस क्लास 9 टॉपिक बेसिकली हम बोलते हैं मैटर. मैटर से आप क्या समझते हो? द वर्ड्स कम हेयर मैटर. वो वर्ड्स द मैटर वाला मैटर नहीं. ओके, हमारे साइंस के टर्म में मैटर्स की बात हम बात कर रहे हैं. तो ये जो मैटर वर्ड आता है, क्या है ये मैटर? जो भी हम अपने आसपास जो वस्तुएं देख रहे हैं, जैसे ये मार्कर, डस्टर एंड एवरीथिंग, दिस बोर्ड, अस, ये सारे किन चीज़ों से बने हुए हैं? तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर है वो आखिर बने किन चीज़ों से, वो कैसे बने हैं. ओके, तो बात करते सबसे पहले कि हमारे मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर है क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैव वॉल्यूम. मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका वॉल्यूम है, तो उसे हम मैटर बोलेंगे. ओके, जैसे अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, क्या है? ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. कहीं भी रखो, कहीं भी आप अपने हाथ में रखे हो, आप स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसका एक वॉल्यूम है. मतलब कि इसका एक वॉल्यूम है कि हाँ ये इतना ही है, तो ये मैटर है हमारा. ओके, और वी कैन फील, टच और सी द मैटर. ओके, जैसे जो मैटर है हम इसे टच कर सकते हैं ऑब्वियसली, और इसे देख भी सकते हैं कि ये है हमारे पास. तो ये तो आउटर हो गया जो हम मैटर के बारे में समझ रहे हैं, किसी चीज़ को देखकर कि हाँ ये मैटर है. वो एक स्पेस कैरी कर रहा है, मतलब कि एक स्पेस ले रहा है, तो वो मैटर है. वॉल्यूम है उसका, मैटर है. उसे हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, मैटर है. एयर हो गया, उसे हम फील कर पाते हैं. मैटर क्या हो गया? हमारा चेयर हो गया, एयर हो गया, एंड और भी एग्जाम्पल्स है. ये सारा क्या है? मैटर. एयर इसलिए मैंने कहा, चेयर के सॉलिड हो गया, एयर हमारा गैस में हो गया, वाटर हमारा लिक्विड में हो गया. तीनों अलग अलग स्टेट के हैं बट तीनों मैटर हैं. ओके, ऑब्वियसली हम चेयर को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. वाटर को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट एयर क्या हम फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते. तो ये मैटर है हमारा. अब बात है कि मैटर बना किन चीज़ों से है. ओके, मैटर बना किन चीज़ों से है? तो दे आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं. तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, कि पार्टिकल्स जो है मैटर्स के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो हमने बोला कि मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं. उसके लिए हम एक डाइल्यूशन प्रोसेस देख लेते हैं. हमने क्या लिया? एक ट्यूब लिया. आप ट्यूब लो या बीकर लो, कुछ भी लो के. उससे पहले हमने एक सॉल्यूशन लिया है. आप पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हो. हमने इससे क्या किया? 10 ml ओके, हमने इस सॉल्यूशन से क्या किया? 1 ml हमने 1 ml इस सॉल्यूशन से इस ट्यूब में डाला. ऑलरेडी 9 ml है, 1 ml डाला, ये कितना हो जाएगा? 10 ml. ओके, ये डाइल्यूशन प्रोसेस है कि हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं. हमने फिर यहाँ से 1 ml लिया, फिर से इसमें डाला, ये भी हमें 10 ml मिल गया. फिर यहाँ से 1 ml लिया हमने, फिर इसमें डाला,
हम देखेंगे कि ये सॉल्यूशन धीरे 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 थिकर होता जा रहा है। मतलब जो इसका कलर है वो धीरे, ये मान लीजिए पिंक कलर का है, आप कोई कलर ही ले लो, आप कलर ही डाइल्यूट कर रहे हो, ओके, जनरल पर्पस में हम समझने के लिए कर रहे हैं। आपने यहाँ डार्क लिया पिंक कलर, फिर आपने यहाँ डाला, आपका लाइट कलर आया, अगेन फिर आपने इसे डाला, अगेन लाइट कलर, अगेन आपने देन अगेन ट्रांसफर किया, फिर लाइट कलर आ गया। आपने क्या देखा कि ये पूरा फेड नहीं, यानी पूरा ये वाटर का कलर का नहीं आया, मतलब कुछ पार्टिकल्स उसके हैं जो इसमें अभी भी शेष हैं, बचे हुए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर क्या है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमने इसमें डाला तो वो पार्टिकल्स में और छोटे पार्टिकल्स में टूटे, सबके साथ मिले, अगेन फिर इसमें डाला तो फिर छोटे पार्टिकल्स में टूट के फिर वहाँ स्प्रेड हो गए, फिर इसमें डाला तो वो फिर पार्टिकल्स टूटे और फिर स्प्रेड हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही टिनी पार्टिकल से बने हुए, जो कि शायद अभी हमें विजिबल नहीं है। मतलब हम एक सॉलिड स्ट्रक्चर में तो देख रहे हैं, लेकिन अगर हम डीप 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 जाए तो उसे इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितना टिनी पार्टिकल्स है। ओके, तो हमारा क्या है मैटर, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि मैटर क्या है, टिनी पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि हम एक ओवरऑल सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस स्टेट में देख रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम बोल रहे हैं कि मैटर्स पार्टिकल्स के बने हैं तो इस पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमें कोई भी मैटर सॉलिड या स्टेट या लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है। पहला क्या है कि पार्टिकल्स आर, मान लीजिए कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है हमारे पास, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस है, ये हमारा स्पेस है। ओके, ये हमारा सॉलिड का है। थोड़ा छोटा ही हम बनाते हैं, हमें छोटे छोटे स्पेस मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, अगर हम लिक्विड की बात करें, उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, थोड़े स्पेस ज्यादा होंगे इनमें। ये जो हमारा ब्लू एरिया, ये सारे स्पेस दिख रहे हैं। गैस, इसमें स्पेस ज्यादा ही है। अभी हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप सपोज कीजिए एक बीकर लिया आपने, उसमें आपने क्या लिया, वाटर, आपने उसमें शुगर डाला या फिर सॉल्ट, कुछ भी जो सॉल्युबल हो, आप उसे स्टीर कर रहे हो। आप कुछ समय बाद देखोगे पूरा शुगर इसके साथ घुल गया, तो वो पार्टिकल्स कहाँ आ गए, वो शुगर, क्योंकि आपने सॉलिड स्ट्रक्चर में शुगर देखा, पानी में मिलाया और पूरा घुल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली वो जो लिक्विड है उसके बीच, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो वो सॉलिड जो है इसके बीच में फिट हो पाया। ओके, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। ओके, और ये जो स्पेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो हमें सराउंडिंग में क्या मिले, स्टेट ऑफ मैटर हमें कितने प्रकार की मिले, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड है, हर पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। जो हमने अभी वाटर में शुगर डिजोल्व किया तो वो डिजोल्व हो गया, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि उसके बीच में स्पेस है, तभी वो डिजोल्व हो पाया। एंड अनदर थिंग इज कि ये जो लिक्विड या सॉलिड एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। अगर मैं बात करूँ ये सॉलिड की, तो ये दूसरे से पार्टिकल्स कनेक्टेड है, तभी तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे रहा है। हमारे आसपास जो भी एक प्रेजेंट है, आमने सामने, आप हो गए, एक टूल्स हो गया, चेयर हो गया, हाउस होल्ड्स के आइटम हो गए, कुछ भी जो मैटर्स है, तो
एक डेफिनेट शेप में प्रेजेंट कैसे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है कि स्टेट ऑफ मैटर में हम क्या देखते हैं कि जैसा मॉलिक्यूलर स्पेस है और जैसा इनका अट्रैक्शन फोर्स है उस अकॉर्डिंग हमें स्टेट ऑफ मैटर मिलता है। तब हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का आखिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सॉलिड हो गया, दोनों के बीच का ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस बच रहा है, ये हमारा क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, अब ये दो पार्टिकल्स है, इन दोनों को जो बांध कर जिसने रखा है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी दो पार्टिकल्स को, अगर ये दो पार्टिकल्स है तो इन दोनों को जो बाइंड करके रखा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक सॉलिड को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ सॉलिड में है? नहीं, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन क्या अब सॉलिड एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है हमें। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है? एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है एंड वॉल्यूम। ओके, लिक्विड में क्या है? ये जो लिक्विड है इसका क्या हमारा अनडेफिनेट स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका क्या है? नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। मतलब कि अगर 1 ml है तो आप कहीं भी रखो वो वाटर 1 ml ही रहेगी, चाहे आप कप में रखो, ग्लास में रखो, कहीं भी। सॉलिड क्या है? अगर वो सपोज आप मानो ये मार्कर है, ये सॉलिड है हमारा, अब इसे आप कहीं भी रखो, आप अपने हैंड पर रखो, नीचे रखो, टेबल पे रखो, इसका शेप कैसा है? ऐसा ही रहेगा जैसा है, ये जैसा अभी दिख रहा है। ओके, लेकिन लिक्विड क्या वो भी सेम रहेगा हर कंटेनर में? नहीं। अगर उसे आप एक ग्लास में रखोगे तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, अगर उसे आप कप में रखोगे तो कप का शेप का होगा, अगर आप पतीले में रखो, प्लेट्स में रखो तो उसका शेप ले लेगा। मतलब उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन वॉल्यूम, ऑब्वियसली इस मार्कर का भी वॉल्यूम सेम रहेगा कहीं भी रखो, और वाटर का भी वॉल्यूम सेम रहेगा कहीं भी रखो, चाहे वो ग्लास में रखें हम या फिर कप में रखें या किसी और होल्डर में रखें, वो हमेशा वॉल्यूम सेम ही रहेगा। अब गैस में देखते हैं, इसका कोई नो फिक्स स्ट्रक्चर, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना इसमें स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अब अपने मान लीजिए कि आप अपने आसपास का हवा ही आप फील करो, क्या कोई इसका स्ट्रक्चर है? नहीं। क्या वो एक फिक्स वॉल्यूम में है? नहीं। आपने बैलून में मान लो हवा भरा है, ओके, उससे भी जी आप परफ्यूम देख लो, परफ्यूम है आपके पास, लेकिन जैसे आप उसे स्प्रे करते हो वो पूरे रूम में फैल जाता है। तो क्या ऑब्वियसली कोई फिक्स उसका शेप तो नहीं है। आप परफ्यूम में लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, जैसे ही स्प्रे किया पूरे रूम में वो फैल गया, यानी कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और उसका स्ट्रक्चर भी फिक्स नहीं है। ओके, नाउ अनदर इज, अब इसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में, जो सॉलिड में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया हमारा? दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, तो वो हमारा सॉलिड में क्या होगा? मिनिमम, कम होगा।
तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से आसपास कनेक्टेड है, ओके, और उसे सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा लिक्विड में क्या होगा, मॉडरेट, इट मीन्स मीडियम, वो ओके 50-50। गैस में क्या होगा हमारा, मैक्सिमम, इसमें स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है, तभी तो वो स्प्रेड कर रहे हैं ज़्यादा। अब क्या है इस करेक्टरिस्टिक इसका, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली अगर स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब इन दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा लग रहे हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो ये स्पेस कम दे रहे हैं, है ना। अगर दो पार्टिकल्स को कनेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच का स्पेस कम होगा, तभी तो वो कनेक्टेड कहलाते हैं। तो सेम वैसे ही, तो इनका अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, और अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ओके। सॉलिड में हमारा मैक्सिमम होगा, अगेन लिक्विड में हमारा मॉडरेट होगा, और गैस में हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, मतलब कि क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते, अपना फॉर्म। अगर सॉलिड डेफिनेट स्ट्रक्चर, डेफिनेट वॉल्यूम में है तो क्या उसका शेप चेंज होगा, और अगर लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है, इट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और एक दूसरे में कन्वर्सन हो सकती है या नहीं, ओके। हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड लेंगे, कोई भी सॉलिड आप लो, जैसे आयरन हो गया, ओके, आप उसे हीट करो, हीट दिया, आप कैसे भी हीट कर सकते हो, फ्लेम में, कहीं भी। आप क्या देखोगे, आयरन को अगर आप हीट कर रहे हो तो एक मेल्ट करता है, वो एक पॉइंट पे जाकर वो मेल्ट करेगा, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपके पास वाटर है, अनदर स्टेट, ठीक है, वाटर को भी हीट करो तो क्या होगी, वेपराइज हो जाती है, तो वो वहां से गैस बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और लिक्विड गैस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें तो वो अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को ट्रांसफॉर्म होना है, अपना फेज ट्रांसफर करना है, तो उन्हें एक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सेम अगर हमें गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड में आना है तो अगेन इन्हें फिर मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स अगर हम गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड में होगी, अब लिक्विड को कूल करेंगे तो अगेन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमने क्या किया, सॉलिड को हीट प्रोवाइड किया हमने, सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन लिक्विड में ट्रांसफर हुआ, चेंज हुआ, लिक्विड बना वो, ओके। इसे हम, अब लिक्विड को हमने हीट, हम यहाँ क्या होगा, हमें हीट प्रोवाइड करना होगा, हम इसे डिनोट करते हैं इसे डेल्टा से। जब हमने सॉलिड को हीट प्रोवाइड किया तो हमारा वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अगेन अगर हमें लिक्विड टू गैस में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या देना होगा, यहाँ अगेन हम यहाँ बॉईल करेंगे, ओके। तो यहाँ हम बाय वेपराइजेशन प्रोसेस वो गैस में कन्वर्ट होगा। सेम अगर लिक्विड गैस में हो गया, अब गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होना है, ओके। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, कंडेंस, यानी अगर यहाँ कूलिंग दोगे, ठंड करोगे, कंडेंसेशन होगा, तब जाकर ये
लिक्विड में चेंज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड टू सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। ओके, अब क्या हो गया कि ये तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है। लेकिन अगर मैटर को डायरेक्ट गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होना हो तो, है ना, तो अगर सॉलिड टू गैस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ओके, और अगर गैस टू सॉलिड हो रहा है तो डिपोजिशन। ओके, तो ये हमारा फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस होता है। अब इसके अलावा भी प्रोसेस है जो कि हम इन्हें, ये तो हमारा क्या होगा? बाय हीट। अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो हमारा मैटर का फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, अब इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है जिससे हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली है, हमने यहाँ क्या किया? हीट प्रोवाइड किया बाय कंप्रेशन। मतलब हम उसे कंप्रेस करेंगे। ओके, अब कंप्रेशन क्या है? समझिए कि एक कंटेनर है, यहाँ गैस है, ऑब्वियसली आपने क्या किया? यहाँ एक, ये क्लोज्ड है। ओके, ये पिस्टल हो गया। अब आप इसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं, इसे ऊपर से दबा रहे हैं, कंप्रेस किए जा रहे हैं और प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ऊपर से आप प्रेशर दे रहे हो। जब ये इस लेवल पर आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? कंप्रेस्ड गैस, यानी वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। अगर हम गैस को कंप्रेस करते जाएं, गैसियस स्टेट को, मतलब गैस क्या है? ऑब्वियसली इसके बीच में स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर इसे कंप्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, और भी कंप्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स जितने हैं गैस में वो तो वही रहेंगे क्योंकि वो पैक्ड है, बाहर नहीं निकल सकते। तो वो धीरे धीरे कंप्रेस होकर क्या होगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है बाय कंप्रेशन गैस टू लिक्विड में चेंज होने का क्या है? जैसे CNG गैस है, मार्केट में अवेलेबल है, तो ये क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या? गैस है, हवा है, वो तो यूं ही इधर उधर फैल जाएगा अगर आप छोड़ दोगे तो उसे क्या किया गया? उसे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में लाया गया ताकि हम यूज कर सके, जो व्हीकल्स में यूज होती है। LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम सिलेंडर भी यूज करते हैं घर में, वो भी गैस या लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इट मीन्स बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मतलब गैसेस हैं जिसको हम बाय कंप्रेशन लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कन्वर्सन कहाँ हो रहा है? गैस टू लिक्विड। ओके, ये था हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन बाय हीटिंग और बाय कंप्रेशन। तो हीटिंग में हमारा दो चीज आया था हमारे पास, क्या था? बॉइलिंग या मेल्टिंग, जो भी बोलिए, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या था? जब कोई सॉलिड है, मानिए आप कोई सॉलिड है जिसे आप हीट कर रहे हो, आयरन एग्जांपल में लेते हैं, ये एक सॉलिड फॉर्म में आता है, आप उसे हीट कर रहे हो तो आप क्या देखोगे? एक टाइम के बाद वो मेल्ट करता है। ओके, ये मेल्ट करेगा तो वो आयरन का क्या होगा? जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर ऑन विच आयरन स्टार्ट टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो इसी तरह हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, हर सॉलिड का नेचर अलग होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ओके, सेम वैसे ही बॉइलिंग है, हमारा बॉइलिंग क्या कर रहा है? वेपर क्रिएट कर रहा है, यानी लिक्विड टू गैस में फॉर्म कर रहा है। मेल्टिंग हमारा क्या कर रहा है? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉईल करना शुरू करता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, लिक्विड वाटर हो गया,
तो वो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा? द टेम्परेचर ऑन विच द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। ओके, अब ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है, अगर हम किसी मैटर को, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर वाटर बॉयल हो रहा है तो जब बॉयल होता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो उसका जब तक वाटर खत्म नहीं हो जाता वो सेम रहता है। क्यों? मतलब अगर एक आइस है, ओके, ये आइस पिघल रहा है धीरे धीरे, ऑब्वियसली आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या जैसे ये मेल्ट करना शुरू होगा, टेम्परेचर इसे मिल रहा है रूम से, क्योंकि इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका नेचर है आइस फॉर्म में रहना, यानी रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, 28 है, 30 है, अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो ये मेल्ट करना रूम टेम्परेचर पर स्टार्ट करेगी। लेकिन तब भी अगर आप आइस की टेम्परेचर देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। क्यों? इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं? पहले मान लीजिए आप एक बीकर में वाटर लिए, आप वाटर है, ये हमारा थर्मोमीटर है, ये हीट दे रहे हैं हम। अब इससे हम बॉयल करना शुरू किए। शुरू में आप टेम्परेचर देखोगे 30 डिग्री सेल्सियस है, वो अभी हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। जब देखोगे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो वाटर क्या है? बॉयल करेगा, वो बॉयल करेगा। लेकिन वो आप देखो कि जब तक पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। क्यों? लिक्विड, ये पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली पहले तो इसे हीट होने में टाइम लगा, हीट हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये वेपर में शुरू होते हैं एवापोरेट करना। तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं तो वाटर बॉयल करेगा, तो ये पार्टिकल्स टूटना शुरू करते हैं। ओके, 100 डिग्री पे पार्टिकल्स टूट रहे हैं, जैसे ही टूटे एवापोरेट करना शुरू किए। अब ये एवापोरेशन में ये तो हुआ कि 1-2 पार्टिकल्स टूट रहे हैं, लेकिन रिमेनिंग पार्टिकल्स अभी तक हैं। इट मीन्स कि इसका एनर्जी जो है, ये जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ लग रहा है? पार्टिकल्स के टूटने में। मतलब कि ये जो हमारा हीट जा रहा है, जो टेम्परेचर जा रहा है, वो कहीं जा नहीं रहा है, इस पार्टिकल्स को तोड़ने में काम आ रहा है। इस कारण इसका टेम्परेचर 100 के अबव नहीं हो पाता है। जैसे ये पार्टिकल्स सारे खत्म हो जाएंगे, इट मीन्स जितने भी लिक्विड है इस बीकर में अगर वो खत्म हो गए तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका हीट कहाँ यूज हो रहा है? इसके पार्टिकल्स को जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने में। अगर वो फोर्स का अट्रैक्शन जब तक टूटेगा नहीं, ये पार्टिकल्स फ्री कैसे होंगे? और जब तक पार्टिकल्स फ्री नहीं होंगे तब तक ये एयर में आएंगे नहीं, तो वो एनर्जी इसके पार्टिकल्स के फोर्स को तोड़ने में लगती है। तो इसी से आया है हमारा क्या कॉन्सेप्ट? लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हमारा 2 कॉन्सेप्ट यहाँ आया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर फ्यूजन क्या हो गया? सॉलिड के लिए वो यूज हो रहा है, एंड वेपराइजेशन ऑब्वियसली जो वेपर बन रहा है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion. ओके, अगर हम बोले कि 1 kg सॉलिड को, सिंपल लैंग्वेज में अगर 1 kg सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जितना हीट यूज हुआ है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। सेम अगर 1 kg ऑफ लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो जो एनर्जी और हीट यूज हुआ है वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ओके, इसके बाद हमारा बचा एवापोरेशन। ओके,
अभी एवापोरेशन क्या है? द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। ऑब्वियसली वेपराइजेशन जो हमारा क्या है, वेपराइजेशन कैसे हो रहा है? एक स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में। हमने अभी तक क्या देखा? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो हमें मेल्टिंग हो रही है, अगर मतलब मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत है। और अगर लिक्विड टू गैस में हमें चाहिए तो वहाँ पर वेपराइजेशन हो रहा है ऑब्वियसली। तो आखिर जो वेपराइजेशन क्या है? लिक्विड टू गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड एवापोरेशन भी क्या है? लिक्विड टू गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जब वेपराइजेशन हो रहा है तो वहाँ हमें हीट की जरूरत पड़ रही है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एवापोरेशन में क्या हो रहा है? वो हीट हम प्रोवाइड नहीं करा रहे, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी एवापोरेट कर सकता है। मतलब अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर तो ये क्या है? एवापोरेशन। ओके। वेपराइजेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके। एंड एवापोरेशन क्या है? कि फेनोमेनन ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं कि लिक्विड जब गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है कोई भी टेम्परेचर में, ओके, बॉइलिंग या दो टर्म आ रही है, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। बॉइलिंग में क्या हमें बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर रीच करेगा तभी हमारा वेपराइजेशन होगा। ओके। इवेपोरेशन में क्या है? हमें एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर पे वो एवापोरेट करेगा। बॉइलिंग, अगर बॉइलिंग की हम बात करें तो क्या है? ये किसी भी कंटेनर में आप उसे बॉईल कर सकते हो, ये एक मास फेनोमेनन है। लेकिन एवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फेनोमेनन है, मतलब इसे जितना सरफेस मिले एट अ सरफेस वो काम कर रहा है। मान लीजिए अगर आप कि आप बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे हो तो क्या होता है? कपड़े धीरे धीरे, कैसा भी मौसम हो, वो धीरे धीरे सूख जाता है, मतलब कि वो वन बाय वन। अगर बॉइलिंग की हम बात करें तो क्या है? बॉयल हो रहा है, हर पार्टिकल से इन्वॉल्व है इसमें, यहां से बॉयल हो रहा है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। इवेपोरेशन क्या है? कि ये पार्टिकल्स हैं, तो पहले ये पार्टिकल्स एवापोरेट करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले टूटेगा, ये एवापोरेट करेंगे, फिर ये प्रोसेस में होता है, सरफेस है जो ऊपर सरफेस पे होगा पहले वो एवापोरेट करेंगे। ओके। क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहे हैं? अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इन्हें हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जब एक टेम्परेचर, जब इतना हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये पार्टिकल्स टूट पाए, तब ये टूटते हैं और गैस के फॉर्म में एवापोरेट करते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, मतलब कि इसको टाइम लगता है, लेकिन बॉइलिंग में क्या है? टाइम टेकिंग नहीं है, हमने हीट प्रोवाइड तुरंत कराया, वो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है आफ्टर सम टाइम। और इवेपोरेशन क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे। अगर आप कपड़ा सुखा रहे हो तो आपके 2 घंटे 3 घंटे टाइम लग जाते हैं। इवेपोरेशन हमें कूलिंग प्रोवाइड कराता है, बॉइलिंग में तो ऐसा होता नहीं। कूलिंग कैसे प्रोवाइड करा रहा है हमारे? आप देखते हो कि गर्मी के दिनों में हम क्या बोलते हैं? जितना पसीना आएगा शरीर उतना ही ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? मान लीजिए ये हमारा शरीर, स्किन है, हैंड का हो या किसी भी चीज का, ये हमारा स्किन है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं एवापोरेट करेंगे, ऑब्वियसली हमारी बॉडी पर है तो हम पोंछ देते हैं, या फिर एवापोरेट करते हैं तो हम बोलते हैं एवापोरेट होगा तो पसीना सूखेगा तो हमें ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसे क्या चाहिए? अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हीट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। 2 जगह से ले सकता है, या तो इन्वायरमेंट से या सबसे नजदीक अपने स्किन से। ऑब्वियसली हमारा बॉडी
हीटेड है, यानी हीट है हमारे बॉडी के अंदर आउटर साइड से ज़्यादा, तभी तो हमें गर्मी लग रही होती है। तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब इसका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम टूटेगा, तब ये एवापोरेट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमें क्या लगती है, कूलिंग, मतलब गर्मियों में अगर पसीने आते हैं तो हमें ठंड लगती है। हमारा शरीर इस तरह टेम्परेचर अपना मेंटेन भी रखता है। ओके, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है हेल्थ के लिए। तो इस तरह हम कहते हैं ना, हम थर्मो रेगुलेटर है। तो ये हमारा क्या है, शरीर के अंदर का टेम्परेचर जो एक्सेस था वो स्वेटिंग के प्रोसेस से वो बाहर चला गया। जितना स्वेटिंग होगी हमारा टेम्परेचर उतना नॉर्मल रहता है गर्मी के दिनों में। ओके, गर्मी की बात हो रही है। देखिएगा ऑब्वियसली हम ठंडे के दिनों में कभी भी हमें पसीना जल्दी नहीं आता जब तक आप एक्सरसाइज ना करें। तो इस तरह हमारा बॉडी अपने आप को नॉर्मल रखता है। अब कुछ फैक्टर हैं जो एवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि इसे क्या है, एनी टेम्परेचर ये एवापोरेट कर रहा है, तो ये सरफेस फेनोमेनन है। तो इसे जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा वो एवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर जितना ज़्यादा मिले। अगर आप सनलाइट में एक कपड़ा डाल दो और एक शैडो में डाल दो तो ऑब्वियस ही बात है जो धूप की गर्मी से जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इट मीन्स कि उसमें जो पानी वो एवापोरेट कर गया डायरेक्ट, तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अनदर थिंग इज ह्यूमिडिटी, कि हमारा ह्यूमिडिटी कैसा है। अगर ठंडे के दिनों में आप देखोगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो कपड़ों को सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है टेम्परेचर जो उसे चाहिए ज़्यादा वो मिल नहीं रहा है। कम टेम्परेचर है तो उसे टाइम लगेगा, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसे तो हड़बड़ी है नहीं, धीरे 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 वो अपना प्रोसेस करता है। तो ये कुछ फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, होप सो कि इस क्लास में मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया भी होगा। सो आज के लिए इतना ही, पर आपके लिए अभी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ है, तो देर ना करें और जाके अभी रजिस्टर करें हमारे thegurushishyawebinar.com पर। और अगर आपके पास ऐसी कोई टॉपिक है जिस पे आप वेबिनार चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाकर। और हाँ, जाने से पहले हमें फीडबैक देना ना भूलें हमारे feedback@gurushishyawebinar.com पर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।